हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मैक पॉली चैनल पर। मैं रोहित कुमार आज आपको पढ़ाऊंगा IMED। हम IMED के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर में सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। IMED सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। IMED इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, यानी इस सब्जेक्ट के अंदर हमें ये सीखना है कि कैसे एक व्यवसाय को बनाया जाता है, उसके माध्यम से कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है और दूसरों को रोजगार दिया जाता है। सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानेंगे। आई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल। इसका मतलब होता है औद्योगिकी। एम का मतलब होता है मैनेजमेंट। किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए, किसी भी इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमें मैनेजमेंट यानी प्रबंधन की जरूरत पड़ती है। सबसे पहली पॉइंट तो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट का मतलब हो गया प्रबंधन। एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता। उद्यमिता का मतलब होता है जैसे किसी भी विचार को, जैसे हम कोई भी चीज सोचते हैं, ऐसे ही हम किसी व्यवसाय के बारे में जो सोचते हैं, अपने विचार को एक बड़े स्केल पे किसी प्रोडक्ट के बारे में चाहे सोच रहे हैं या किसी और भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, हम जो मार्केट में हम सेल करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं, उद्यमिता, उसे को उद्यमिता कहते हैं। मतलब अपने विचारों को जो हम सोच रहे हैं उसे बना के मार्केट में बेचकर लाभ कमाना, प्रॉफिट कमाना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट हमारा है डी यानी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब विकास करना। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप यानी अपने विचारों को किसी प्रोडक्ट के रूप में बना के मार्केट में जिसकी कमी है या हमें लगता है कि ये स्पेस खाली है, हम इसमें आगे ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में उसको अच्छा सा प्रबंधन करना, पहले उसके बारे में पूंजी जुटाना, बहुत बाकी सारी जानकारी इकट्ठा करना मार्केट से, और उस प्रोडक्ट को बनाना और उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करना, और उसके बाद उस प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी कंपनी बनाना, इंडस्ट्री बनाना, दैट इज इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो IMED के अंदर दो सेक्शंस हैं। पहले सेक्शन ए में आपके 3 चैप्टर हैं, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये चैप्टर हम कवर करेंगे। आज हम सेक्शन ए के अंतर्गत पहला चैप्टर उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप कवर करेंगे। इसके अंतर्गत जो जो टॉपिक है, पहला है कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड इट्स नीड, यानी इसकी आवश्यकता, इसके बारे में, और इसका क्वालिटीज और फंक्शंस यानी कार्य क्या क्या है। नेक्स्ट सोल प्रॉपर्टीज एंड पार्टनरशिप क्या होती है, मतलब एकल स्वामित्व और साझेदारी, और उसके बाद और सारी जो साझेदारियां होती हैं या स्वामित्व होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद कुछ स्कीम्स हैं जो नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल की हैं, इन स्कीम के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें जो जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये स्कीम्स में सबसे जो इम्पोर्टेंट है आपका TBI और KBI, इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग एंड इट्स नीड्स। हमारा पहला टॉपिक है इंटरप्रेन्योर यानी उद्यमी या उद्यमकर्ता, जो व्यवसाय को शुरू करता है। होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। तो उद्यमी हम एक ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति को कह सकते हैं जो अपने मन में विचार, जिसके विचार आते हैं और उस विचार को वो मार्केट में उतारता है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को कह सकते, व्यक्ति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या कह सकते हैं जो अपने विचारों को किसी स्टार्टअप के लिए जोखिम के साथ साथ लाभ कमाने की इच्छा रखता हो।
हम लिख सकते हैं कि उद्यमकर्ता या उद्यमी, उद्यमकर्ता या उद्यमी किसी ऐसे व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जो जोखिम के साथ साथ, क्योंकि कोई भी स्टार्टअप का आप लगाओगे या कोई भी व्यवसाय आप स्टार्ट करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट प्रॉफिट उसमें होना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है शायद हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद वो डाउन हो जाए, मार्केट में अच्छा ना हो, लोगों को पसंद ना आए और फीडबैक उसका बहुत खराब है ना। तो जिसके पास लाभ कमाने के साथ उद्यम करता है, किसी ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जो लाभ कमाने के साथ साथ जोखिम उठाने और उद्यम, मतलब अपने व्यवसाय को, जो लाभ कमाने के साथ साथ जोखिम उठाने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता हो। उद्यमकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जो लाभ कमाने के साथ साथ जोखिम उठाने और उद्यम को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता हो। किसी कमजोर व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो किसी स्टार्टअप को खड़ा करे, उसके बाद उसमें जोखिम भी हो सकता है, वो चलेगा या नहीं चलेगा, उसको आगे बढ़ा सके। क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति क्या होते हैं कि वो खाली सोचते हैं, लेकिन व्यवसाय को चलाने के लिए आपको हमेशा याद रखना होगा सबसे मेन पॉइंट जो जोखिम, कि वो आगे बढ़ भी सकता है, ये डाउनफॉल भी हो सकता है। ऐसा है कंफर्म नहीं होगा आपको पहले से कि व्यवसाय आपका चलेगा या नहीं चलेगा। तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है कि वो जोखिम को हमेशा ध्यान रखे कि उसका व्यवसाय कभी डाउन होगा कभी अप होगा। तो उद्यमकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं जो लाभ कमाने के साथ साथ जोखिम उठाने और अपने व्यवसाय को यानी उद्यम को आगे बढ़ाने की इच्छा रखता हो। उद्यमकर्ता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है कि उद्यमकर्ता का जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये है कि उद्यमकर्ता किसी उद्यम को शुरू करने की इच्छा रखता हो, ठीक, और वो नवप्रवर्तक के रूप में नवप्रवर्तक यानी किसी नए विचार को या किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहा है मार्केट में बेचने के लिए, ठीक। ये हो गया हमारा उद्यमकर्ता। हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। अपने नेक्स्ट टॉपिक हमारा नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी उद्यमिता की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें। सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों, पहला। और एक चीज और, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। इसको सबसे पहले आप इसको लिखो और अपनी कॉपी पे लिखो, इसमें VIP यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जाम में हर बार आया, आपके 2023 में आया है, 24 में भी पूछा गया है, उससे पहले भी आया हुआ है। तो ये जरूर नोटिस करना। हम साथ साथ आपको बताते चलेंगे कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। सारा जो भी कुछ हम बताएंगे आपको या पढ़ाएंगे, सारा का सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी ला के रख दिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। तो नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता की आवश्यकता है। पहला, स्वरोजगार मिलता है। जब हम किसी भी व्यवसाय को स्थापित करते हैं तो सबसे पहले अपने रोजगार के लिए यानी स्वरोजगार के लिए उसको स्थापित करते हैं, क्योंकि अगर हमें रोजगार की आवश्यकता नहीं होगी तो किसी भी कंपनी या किसी भी व्यवसाय को कोई शुरू नहीं करेगा। तो पहला हमारा हो गया स्वरोजगार मिलता है, और ये थ्योरी पार्ट है, ये आपको समझना पड़ेगा।
आप इसको समझिए, आप इसको रट्टा मार के बिल्कुल जाएंगे तो भूल जाएंगे, एक एक पॉइंट आप भूल जाएंगे अगर एक एक पॉइंट रटने के लिए जाएंगे। समझिए, इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता की आवश्यकता। पहला, स्वरोजगार मिलता है। सेकेंड, रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त करते हैं, आप अपने अलावा किसी और को भी रोजगार देते हैं। थर्ड वन इज कि नए उत्पादों का विकास होता है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपने फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट देखा होगा। पहले किसी ने नहीं सोचा था कि हमारा सामान कोई, हम खाली मोबाइल से ऑर्डर करेंगे, कोई लाके हमारे घर तक छोड़ जाएगा। वो नई खोज है ना। वैसे ही थर्ड पॉइंट हमारा होगा नए उत्पादों का विकास। और अगर हम नया उत्पाद अपने मार्केट में बनाएंगे तो आपका चौथा पॉइंट अपने आप बन जाता है कि अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड बाहर हुई तो विदेशी मुद्रा भी हम अपने यहाँ ला सकते हैं, मतलब बाहर उसको बेच सकते हैं, उसका निर्यात भी कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट, हमारे यहाँ जो स्रोत है, जो सोर्सेस है, मशीनरी है, मैन पावर है, उनका बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा छठा पॉइंट है, जो उत्पाद हम बाहर से आयात करते थे, अपने देश में लाते थे, वो अब हम खुद बना सकते हैं। इंटरप्रेन्योर, उद्यमिता के द्वारा हम उसे खुद बना सकते हैं, किसी व्यवसाय को शुरू करके। सपोज एज एग्जांपल मैं आपको दूं, ब्रेड, जिसको पाव रोटी बोलते हैं हिंदी में, नॉर्मल भाषा में, अपने आम बोलचाल की भाषा में, वो बेसिकली बाहरी देशों में यूज होता है। तो उसको हम यहाँ बना सकते हैं। अगर हम वहां से खरीदने जाएंगे, सपोज वहां पे $1 में है और वो हमारे कितने $1 बराबर होता है, मैक्सिमम 100 के आसपास हो गया शायद डॉलर, अभी रुपया $1 बराबर। तो हम वहां से उसको खरीद के लाएंगे, उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप बनाएंगे, उसके बाद अलग अलग शॉप हायर करेंगे जो उसको कस्टमर के तक पहुंचाएगी। तो इतना सब करने के लिए उसका कॉस्ट बढ़ेगा। तो ऐसे उत्पाद जो हम बाहर से आयात करते थे, तो उनको हम अपने यहाँ पे भी बना सकते हैं। तो छठा पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक। अब मैं पहले बता रहा हूँ, ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इसको ज्यादा लिख के रटने की जरूरत नहीं है। एक एक पॉइंट आप पढ़ते चलिए, जैसे नीड मतलब आवश्यकता, इंटरप्रेन्योरशिप मतलब उद्यमिता, तो आपका माइंड क्लियर रहेगा। आप एग्जाम में बैठोगे, नीड ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों, या क्या फायदे हो गए इसके। पहला स्वरोजगार मिला, दूसरा उद्योगों की संख्या बढ़ गई, तीसरी हम बाहर से प्रोडक्ट खरीदते थे वो अपने यहाँ बना रहे हैं। नेक्स्ट वन है देश का आर्थिक विकास होगा। अगर हम नए नए इंडस्ट्री लगाएंगे, नया नया व्यवसाय स्टार्ट करेंगे, तो प्रोडक्ट जब हमारे देश में बनेगा, उसके बाद अगर हम उसको बाहर बेचेंगे तो हमारे देश का आर्थिक विकास होगा। लास्ट पॉइंट ये है आपका। तो आई होप आप लोगों को नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आएगा। तो नाम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि उद्यमी के कार्य। अभी तक हमने पढ़ा इंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी, उसके बाद उद्यमिता की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब उद्यमी के कार्य क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। सबसे पहले तो उद्यमी क्या करता है कि किसी एक पर्टिकुलर मार्केट का चयन करता है। पहला काम इसका होता है कि मार्केट का चयन करना। उसको पता होना चाहिए कि मैं जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, जो मार्केट में लेने जा रहा हूँ, उसका मार्केट है कैसा, एक्चुअली उसका मार्केट कैसा है, उसके बारे में जानना। पहला पॉइंट हो गया मार्केट सर्वे। सबसे पहले वो मार्केट सर्वे करता है, पहला पॉइंट। सेकेंड वन इज मार्केट सर्वे करने के बाद वो रॉ मटेरियल, मशीनरीज एंड मैन पावर हायर करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, पहला मार्केट सर्वे करने के बाद उसको चाहिए क्या, इसके बाद उसको चाहिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। नेक्स्ट कच्चा माल उसके पास आ गया, उसके बाद उस कच्चे माल को वो प्रोडक्ट में कैसे बनाए, उसके लिए चाहिए मशीनरी। नेक्स्ट ये सब मिलने के बाद मशीनरी आ गई, अब इसको चलाएगा कौन, आदमी, वर्कर यानी श्रमिक। इसके बाद वो श्रमिकों को लाएगा। पहला मार्केट सर्वे किया, उसके बाद कच्चा माल,
देन मशीनरी, देन श्रमिक। उसके बाद उसका काम क्या होता है, ऐसा नहीं कि वो श्रमिकों को डायरेक्टली कि एक एडवर्टाइजमेंट कर दिया या पोस्टर चिपका दिया कि हमें श्रमिक की आवश्यकता है, ऐसा नहीं। वो अगर एडवर्टाइजमेंट भी करेगा तो उसमें जितने भी लोग आएंगे वो सबको नहीं रखेगा, पहला श्रमिक, उसके बाद ये इसको हटा देते हैं इसमें से, कच्चा माल मशीनरी, थर्ड पॉइंट इसको बना देते हैं श्रमिक, श्रमिकों का चुनाव, डायरेक्ट श्रमिकों का चुनाव। पहला उसने मार्केट सर्वे किया, उसके बाद रॉ मटेरियल मशीनरीज लेके आएगा वो अपने फैक्ट्री में, नेक्स्ट श्रमिकों का चुनाव करेगा। ऐसा नहीं कि किसी को भी लाया और रख लिया, वो चुनाव करेगा कि कोई काबिल है या नहीं, नॉर्मल किसी को आता है या नहीं। तो ये हो गया। उसके बाद वो व्यापार का तंत्र देखेगा कि माल कैसे आया, रॉ मटेरियल कैसे आएगा, उसके बाद उसका प्रोडक्ट बना के कहाँ कहाँ उसको ले जाया जाएगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे बिकेगा, वो बाजार का तंत्र देखेगा। नेक्स्ट, इतना सब होने के बाद वो एक स्थान का भी चुनाव करेगा। ये हमें थोड़ा पहले करना था क्योंकि मार्केट सर्वे के बाद ये होना चाहिए, मार्केट सर्वे के बाद हमारा होना चाहिए था। ये सेकंड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ पॉइंट होगा। क्योंकि मार्केट सर्वे, उसके बाद वो किसी पर्टिकुलर स्थान का चयन करेगा जहां पे उसको फैक्ट्री लगानी है या इंडस्ट्री लगानी है। पहला मार्केट सर्वे, नेक्स्ट कच्चा माल मशीनरी, नेक्स्ट स्थान किसी प्लेस का पर्टिकुलर, नेक्स्ट कच्चा माल मशीनरी, उसके बाद वो श्रमिकों का चुनाव करेगा। नेक्स्ट वो हमारा पांचवा पॉइंट जो होगा, ये सब करने के बाद अब मशीनरी चलेगी कैसे, बिजली से। तो वो बिजली, उसके बाद किसी व्यवसाय को स्थापित करना इतना आसान काम नहीं है। पहले उसने मार्केट सर्वे किया, स्थान ढूंढा, कच्चा माल मशीनरी, श्रमिकों का चुनाव किया, उसके बाद उसको बिजली चाहिए, और जब वो प्रोडक्ट बनाएगा उस पर टैक्स लगेगा, यानी आयकर, देन वो सरकारी दफ्तरों, से उनके कागज बनवाएगा। ये लिख सकते हैं हम। आप इसमें छोटा छोटा देख रहे हैं, इसको आप नहीं लिखना है, कोई नहीं, लेकिन आपको ये खाली इतना जान लो कि उद्यमी का क्या कार्य क्या होता है। सबसे पहले उसने जगह का चुनाव किया, उसके बाद उसने मार्केट सर्वे किया कि मार्केट में हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मार्केट कितना, स्केल कितना उसका। नेक्स्ट वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल मशीनरी इकट्ठा करेगा, उसके बाद श्रमिकों का चुनाव करेगा, उसके लिए फिर मटेरियल बनाने के लिए बिजली और पानी की भी आवश्यकता पड़ेगी जो उसके अंदर होंगे। उसके बाद प्रोडक्ट के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो, उसके बाद उस प्रोडक्ट का एक पेटेंट होता है, पेटेंट नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि पेटेंट किसी पर्टिकुलर चीज़ का होता है। जो वो प्रोडक्ट बना रहा है उसे बेचने के लिए लेबलिंग, बारकोड, तो उसके लिए सरकारी दफ्तरों से प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह बनवाएगा। नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं कि वो पूंजी भी जुटाएगा। बिना पैसे के वो सारी चीजें, अगर उसने अपने पैसे खरीद लिए, लेकिन उसको आगे चलाने के लिए पैसे चाहिए, ये सारी चीजों के लिए भी पैसे चाहिए उसको, तो उसमें पूंजी भी लिख सकते हैं। उद्यमी का कार्य कि पूंजी जुटाना, ये भी आप लिख सकते हो उद्यमी का कार्य। तो एक व्यवसाय जैसे आपके गांव में आसपास में जो छोटा सा व्यवसाय क्या क्या करता है, वो सारे स्टेप आप इसमें लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ, जो कह रहा हूँ डायरेक्टली आप लिख लो, नहीं, आप इसको समझो कि उद्यमी का कार्य क्या होता है। जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है वो क्या क्या करता है स्टार्ट करने के लिए एक बिजनेस को, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। आप लिख दो मार्केट सर्वे किया, स्थान बनाया, रॉ मटेरियल मशीनरी, उसके बाद उसने प्रॉपर श्रमिकों का, लेबर का चुनाव किया, उसके बाद बिजली पानी, ये सारी चीजें, उसके बाद उसने सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें पूंजी जुटाना, यानी फंड्स। उसको किसी भी चीज को चलाने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, फंड्स की जरूरत पड़ेगी, तो ये भी लिख सकते हैं आप।
और भी जो भी चाहे आप लिख सकते हैं, लेकिन इसके वर्क के अंतर्गत आना चाहिए बस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने। नेक्स्ट टॉपिक हमारा उद्यमिता में बाधा है। पहले हमने जाना कि उद्यमीकर्ता कौन है, उसकी आवश्यकता जानी, उसके बाद हमने जाना अब हम जानेंगे उद्यमिता में बाधा है। पहले उद्यमकर्ता कौन होता है, नेक्स्ट उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके कार्य। अब हम जानेंगे कि उसमें बाधाएं क्या क्या आती है, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे आप तो उसमें बाधा यानी बैरियर्स जरूर आएंगे। यानी इंटरप्रेन्योर में बैरियर्स, पहली बैरियर आती है हमारी तकनीकी बाधाएं, टेक्निकल बैरियर्स। आप समझते हैं टेक्निकल बैरियर्स क्या होती हैं। आपने लेबर हायर की, श्रमिक को लिया, अब आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो जिस मशीन के द्वारा, उस पर टेक्निकल काम करना है। अब अगर बिना अभ्यास किए हुए किसी भी वर्कर को किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो डायरेक्टली आके, या मशीन के बारे में जानकारी नहीं, वो डायरेक्टली आके वो बना नहीं पाएगा। टेक्निकल बैरियर्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है, एक लाइन लिखना है इसमें, खाली सिंपल सा लिखना है। तकनीकी बाधा में, टेक्निकल बैरियर्स में श्रमिकों की अभ्यास में कमी होने की वजह से प्रोडक्ट बनाने में बाधा यानी उत्पाद बनाने में बाधा उत्पन्न होती है। श्रमिकों की तकनीकी विकास न होने के कारण प्रोडक्ट बनाने में बाधा उत्पन्न होती है। ये पॉइंट, सिंपल सा पॉइंट लिखेंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट बाधा आती है हमारा फाइनेंशियल बैरियर यानी वित्तीय बाधा है। फाइनेंशियल बैरियर्स, अब फाइनेंशियल बैरियर्स में बाधा आती पूंजी जुटाने और फंड्स इकट्ठा करने। समझ में आ रहा है? जैसे आपको अगर बिजनेस चालू करना है तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। फाइनेंशियल बैरियर्स का मतलब क्या हुआ कि बाधा। फाइनेंशियल मतलब हो गया पूंजी, फाइनेंशियल फंड जुटाने में आपको बाधा हो रही है, दैट इज फाइनेंशियल बैरियर्स। अब इसको एक बार गौर से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि फाइनेंशियल बैरियर्स है क्या। यानी आपको पूंजी जुटाने में बाधा होगी। जितने आप पैसा चाहिए आपको आपके बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए, वो जुटाने में असमर्थ है, तो लिख सकते हैं फाइनेंशियल बैरियर्स के अंतर्गत कि पूंजी जुटाने में असमर्थता। ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हानि बर्दाश्त करने की सामर्थ्य। ये स्टार्टिंग जब हुआ था तब भी मैंने बताया था कि इंटरप्रेन्योर के जो हमारा टॉपिक था इंटरप्रेन्योर, उसमें बताया था कि मतलब जोखिम के साथ साथ लाभ कमाने की इच्छा, दैट इज इंटरप्रेन्योर। यानी आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको हानि बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में लगती है, बहुत अधिक लगती है। उस दौरान आपका बिजनेस नहीं चला तो आपके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आपके बिजनेस में जो लॉस हुआ है आप उसको सहन कर सके, दैट इज हानि बर्दाश्त करने की सामर्थ्य। डायरेक्टली आप पढ़ोगे एक बार ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। आई होप थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू है, लेकिन कोशिश करेंगे हम आगे इसको सुधारने की। नेक्स्ट हमारा आता है संगठनात्मक बाधा यानी ऑर्गेनाइजेशन बैरियर। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, संगठनात्मक बाधा है। पहला इसके अंतर्गत जो बाधा आती है, इसके अंतर्गत पहला आती है संचार बाधा यानी कम्युनिकेट बैरियर्स। पहले ये आपको समझ में, कम्युनिकेट, आपने कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा होगा तो उसमें बताएगा कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेट कैसे किया जाता है किसी के द्वारा। तो जैसे इसके अंतर्गत हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे हमें किसी से रॉ मटेरियल लेना है, जिस कंपनी से हम उसके पास गए, सपोज वो चाइना की कंपनी है, हम उसके पास गए, अब उसकी लैंग्वेज हमें नहीं समझ में आ रही है, हमारी लैंग्वेज उसकी समझ में नहीं आ रही है, सपोज पहला। सेकेंड रीज़न ये हो सकता है कि अगर आप जैसे यूपी से हैं या बिहार से हैं या महाराष्ट्र से कहीं से भी हैं, आपने एक बिजनेस डाला, आप लेबर हायर कर रहे हैं, सपोज तमिलनाडु का लेबर आपके पास आ गया, तो आप उसमें कम्युनिकेट करने में असफल रहे, क्या कि संचार बाधा है।
नेक्स्ट है परिवर्तन के खिलाफ विरोध। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, परिवर्तन के खिलाफ विरोध। आप जब भी कोई काम करने जाएंगे, सपोज कुछ नया या कोई चैनल स्टार्ट करने जाएंगे, या कॉलेज में हैं तो कोई नई चीज़ करने जाएंगे, तो हमेशा आपको सोचेंगे, आप जैसे सपोज आपकी कॉलेज का ले लेंगे हम, अगर कॉलेज में अगर आपके पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, अगर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति जाए पानी की व्यवस्था को ठीक करने की नोटिस वगैरह लिख के दे दे, तो बाकी सारे बच्चे क्या करेंगे कि उसका विरोध करेंगे। कोई भी नया चीज बिजनेस स्टार्ट करेंगे आप, हर कंपनी चाहेगी कि ये प्रोडक्ट जो ये बना रहे हैं, अगर इसे हमने बनाया है तो हम उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं टाटा नैनो की बात करूँ। टाटा नैनो जब मार्केट में आया था तो जो महंगी गाड़ियाँ होती थी हमारी, वो बिकना बिल्कुल बंद हो गई थी। तो रतन टाटा जी ने हमें सस्ते दाम में गाड़ी देने के लिए नैनो प्लांट लगाया था, जिसमें वो नैनो कार बनाते थे, लेकिन वो दाम में थी, बाइक के दाम में थी, तो उसके लिए भी विरोध किया। यानी वो एक परिवर्तन करने गए थे समाज में कि सबके पास गाड़ी हो, लेकिन उसका विरोध हुआ। आई होप आपको समझ में कि परिवर्तन के खिलाफ विरोध। जब भी आप कोई परिवर्तन करने जाएंगे, कोई भी नया आप करने जाएंगे, तो बहुत सारे लोग आके आपको रोकेंगे, उसका विरोध करेंगे। नेक्स्ट, बैरियर की अधिकता। ये तो नॉर्मल पॉइंट है। बैरियर की किसी भी स्टार्टअप में बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, ये बैरियर की आवश्यकता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अस्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी कहता है कि बस मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चला जाता है कि भाई मुझे ये प्रोडक्ट बनाना है, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन उनको ये नहीं पता कि बनाना क्या है, कैसे बनाना है, बेचना कैसे है, ये सारी चीज़ नहीं पता। यानी अस्पष्ट लक्ष्य और उद्देश्य, मतलब उनका गोल क्लियर नहीं है कि करना क्या है। मैंने पहले भी बोला था, अभी बोला, खाली आप, ये थ्योरी पार्ट है, आप इसको खाली एक बार पढ़ोगे, उसके बाद आपका आंसर अपने आप ऑटोमेटिकली आपके माइंड में गुजेगा कि लिखा क्या है और हमें लिखना क्या है एग्जाम में। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल ओनरशिप एंड पार्टनरशिप। ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमेशा आपको डिफरेंस पूछा जाता है। तो ये दोनों हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि इनके बीच का जो डिफरेंस है ये भी समझ में आएगा। पहला, इंडिविजुअल ओनरशिप यानी एकल स्वामित्व। ओनरशिप यानी स्वामित्व का मतलब आपको समझा कि मालिकाना हक किसी भी चीज़ पे। जैसे सपोज ये मार्कर है, इसको मैंने खरीद लिया है, अब इस पे मेरा हक है, इसके अलावा किसी का हक नहीं है, यानी ये इंडिविजुअल ओनरशिप। ठीक, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं एकल स्वामित्व। किसी एक व्यक्ति के पास किसी कंपनी का ओनरशिप है, यानी कि एक कंपनी का एक व्यक्ति मालिक है। इसमें हमारा पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनरशिप में किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है। दो या दो से अधिक लोग मिलकर किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट दोनों में, ये एकल स्वामित्व है। पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। आपको डायरेक्टली समझ में आ गया होगा कि साझेदारी क्या होती है। इंडिविजुअल मतलब एकल स्वामित्व, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। इसको एक लोग के हाथ में या एक पर्टिकुलर किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में किसी कंपनी का ओनरशिप होता है, मालिकाना हक। और पार्टनरशिप क्या होता है, दो या दो से अधिक। नेक्स्ट, इंडिविजुअल, इसमें पैसा कोई एक व्यक्ति लगाता है, यानी फंड्स को किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा लगाया जाता है, किसी एक व्यक्ति द्वारा।
एंड पार्टनरशिप में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति इसमें फंड्स लगाते हैं। दो या दो से अधिक व्यक्ति इन्वेस्ट करते हैं, सॉरी इन्वेस्ट के लिए पैसा लगाते हैं डायरेक्ट। ये इसको हम सोलो प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, एकल स्वामित्व ओनरशिप को सोलो प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। सोलो प्रोप्राइटरशिप ये आपके एग्जाम में आता है, या तो इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं आता, ये इसको ऐसे लिख के देगा सोलो प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व क्या होता है। तो आप लिख पाएंगे इसको, एकल स्वामित्व यानी किसी पर्टिकुलर बिजनेस या व्यवसाय उद्योग का कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति मालिक होता है जिसने उसमें फंड्स लगाए हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड सोलो प्रोप्राइटरशिप। ठीक, अब हमारा और इसमें नेक्स्ट हम इसमें लिख सकते हैं कि इंडिविजुअल में मार्केट का जो बाजार नियंत्रण होता है किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, एक व्यक्ति के हाथ में ना होकर किसी कई सारे लोगों के हाथ में होता है, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा होता है पार्टनरशिप में। नेक्स्ट इंडिविजुअल में क्या होता है, इसमें बाजार की लेकिन सीमित होती है, क्योंकि आप अकेले अगर कोई भी काम करने जाओगे तो बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, आपका माइंड सिंगल है, तो अस्तित्व जो होता है इसमें बिजनेस का जो अस्तित्व होता है, व्यापार का अस्तित्व वो सीमित होता है। लेकिन पार्टनरशिप में क्या होता है, सीमित नहीं होता। एक व्यक्ति अगर ऑफिस में बैठा तो एक मार्केट सर्वे कर सकता है या और सारी चीजें जगह पे अपने बिजनेस को फैला सकता है, फैलाने की कोशिश कर सकता है, तो ये सीमित नहीं होता। अब नेक्स्ट हम इंडिविजुअल ओनरशिप में लिख सकते हैं कि लाभ प्रॉफिट एक व्यक्ति के पास होता है, लेकिन पार्टनरशिप में अलग अलग लोगों को प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट जैसे प्रॉफिट हुआ पार्टनरशिप में, अगर प्रॉफिट हमें सपोज किसी आइटम को हमने 100 रुपये में सेल किया है, हमें 40% का प्रॉफिट हुआ, उसमें 40 रुपये का, तो अगर 4 लोग हैं तो उन चारों में डिवाइड होता, प्रॉफिट जो होता है वो डिवाइड होता है, प्रॉफिट डिवाइड होता है। इंडिविजुअल में प्रॉफिट एक व्यक्ति के हाथ में होता है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिवाइड होता है। सबसे बेस्ट चीज है ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं आपको कि ये लिखा क्या है इसको समझिए, ये लिखा क्या है इसको समझिए, ये आप समझ गए तो आपको ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड राइट। आप डायरेक्टली एग्जाम में जाएंगे, आपको पता है इंडिविजुअल यानी एकल स्वामित्व साझेदारी मतलब दो से अधिक लोग मिलकर किसी बिजनेस को बना रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है। पहला डिफरेंस आप कह सकते हैं कि मालिकाना किसी के हक एक व्यक्ति के पास होगा इंडिविजुअल में, पार्टनरशिप में दो या दो से अधिक लोगों के पास हो सकता है, जरूरी नहीं है कि 2 लोग ही मिलकर लगाएंगे। नेक्स्ट आप बोल सकते हो कि पैसा किसी एक व्यक्ति के द्वारा लगाया जाता है, उस पार्टनरशिप में कई सारे लोग मिलकर फंड जुटाते हैं, फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिट एक व्यक्ति के पास होता है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट कई सारे लोगों में डिवाइड होता है। बाजार सीमित होता है, इसमें बाजार असीमित होता है, ठीक, और बहुत सारी चीजें हैं। बाजार का नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के पास होगा, इसमें नियंत्रण एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास नहीं होगा, कई सारे व्यक्तियों के पास होगा, ठीक। आप इसको पढ़ना सीख लीजिए, आप इसमें डिफरेंस बहुत ही आसानी से बहुत ही इजीली कर सकेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। पार्टनरशिप 2 या 2 से अधिक, इंडिविजुअल ओनरशिप एक व्यक्ति, पर्टिकुलर एक व्यक्ति, ठीक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंडिविजुअल ओनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, और आप इन दोनों के बीच डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो
हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओनरशिप, यानी स्वामित्व की प्रकार। कितने टाइप के ओनरशिप हो सकते हैं। पहला, निजी उपक्रम के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं उसको, निजी स्वामित्व, इंडिविजुअल ओनरशिप। पहला हम लिख सकते हैं निजी स्वामित्व, निजी स्वामित्व। एंड नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, साझेदारी। ये ओनरशिप साझेदारी का भी हो सकता है, साझेदारी, ठीक। अब इसके अंदर एक तो साझेदारी दो या दो से अधिक, नेक्स्ट होता है कि संयुक्त, संयुक्त पूंजी कंपनी। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, पहले ये हम लिख लेते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। निजी स्वामित्व, साझेदारी, संयुक्त पूंजी कंपनी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये बहुत मजा आएगा आपको समझने में। उसके बाद चाहता लिख दिए। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। इसके बाद आता है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये आते हैं निजी उपक्रम के। अब फर्स्ट वन इज निजी उपक्रम, सेकेंड वन इज सरकारी क्षेत्र के उपक्रम। गवर्नमेंट द्वारा जो उपक्रम होते हैं, ये इंडस्ट्रीज होती हैं, ये होता है। नेक्स्ट होता है जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी, वैसे ही ये शायद ये थर्ड है, ये यहां तक था। तो पहला हमारा होगा निजी उपक्रम। निजी उपक्रम के अंतर्गत क्या होता है, निजी स्वामित्व यानी इंडिविजुअल ओनरशिप। नेक्स्ट पार्टनरशिप में आता है, नेक्स्ट संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फर्स्ट सेकेंड वन इज पब्लिक लिमिटेड कंपनी, थर्ड वन इज सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, गवर्नमेंट लिमिटेड फैक्ट्रीज, ठीक। ये सारे हमारे टाइप्स ऑफ ओनरशिप हो गए। अब हम ये दो तो हम पढ़ चुके हैं, निजी स्वामित्व क्या होता है, साझेदारी क्या होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ये दोनों, इन दोनों टॉपिक को हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो ये दो टॉपिक आपको समझ में आएगा। एक बार मैं फिर से रिवीजन मारता हूँ। निजी स्वामित्व क्या होता है, जब किसी भी व्यवसाय या कंपनी को चलाने के लिए कोई एक व्यक्ति पर्टिकुलर उसमें फंड डालता है, पैसा डालता है, दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल ओनरशिप या निजी स्वामित्व, जिसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट साझेदारी, पार्टनरशिप, दो या दो से अधिक लोगों के द्वारा पूंजी लगा के किसी व्यवसाय को स्थापित करना, स्टेबलाइज करना, उसको आगे बढ़ाना, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप या साझेदारी। अब अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी, ज्वाइंट फंड इंडस्ट्री, या सॉरी मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो माइंड मत करना। अब हम चलते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, अब ये पढ़ेंगे हम, ठीक। एक छोटी सी चीज जो छूट रही थी, तो एकल स्वामित्व के अंतर्गत विशेषता, प्रॉफिट, लाभ, लिमिटेशन, सीमाएं एंड उसका यूजेस, ये भी आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है, बहुत बार पूछता है। जब भी आपको ये लिखने के लिए आएगा सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व या इंडिविजुअल ओनरशिप, तो उसमें ये चीज़ें आपको जरूर लिखना है।
दो दो टॉपिक ही लिखिएगा, दो दो विशेषता, 2 लाभ, 2 सीमाएं, 2 प्रयोग लिखिएगा, लेकिन इसको जरूर लिखिएगा। एग्जामिनर आप और पॉइंट करके लिखिएगा जिसमें आपको नंबर वो पूरे देगा। तो विशेषता में हम सबसे पहले लिखेंगे कि एकल स्वामित्व, इसी को डाल देंगे कि एकल स्वामित्व होता है ना, एकल स्वामित्व होता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है इसको, असीमित दायित्व होता है। आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करोगे, अकेले स्टार्ट करोगे, तो उसमें जो भी सारे काम होंगे वो आपको खुद करने पड़ेंगे। दायित्व जो होगा आपको बहुत ज्यादा होगा। ठीक, एकमात्र साधन, विशेषता एकल स्वामित्व होगा, दायित्व असीमित होगा, साधन एकमात्र होगा। नेक्स्ट, कर लगाना, ये बहुत जरूरी है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने या बेचने, ये कर जरूर लगाना, क्योंकि बिना कर लगाते हुए अगर आप पकड़े गए तो आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है या आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट। इसमें लाभ क्या क्या होता है, सॉरी लाभ, प्रॉफिट नहीं। सबसे बेस्ट, गठन में बहुत आसानी होती है, क्योंकि आप जो व्यवसाय चलाना बहुत छोटा सा होगा, स्वयं मालिक बनना चाहोगे तो बहुत छोटा सा होगा, तो गठन में बहुत आसानी होगी। और नेक्स्ट, आपका नियंत्रण पूरा होगा, पूर्ण नियंत्रण पूरा होगा आपका इस पे। नेक्स्ट, इसमें जो लाभ होगा, आप प्रोडक्ट बेचोगे उससे जो लाभ आएगा वो पूरा का पूरा लाभ आपका होगा, यानी प्रत्यक्ष लाभ। ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ होगा आपको। नेक्स्ट, कर का भी लाभ होगा आपको, क्योंकि छोटे बिजनेस में जो कर होता है मैक्सिमम जो नॉर्मल बिजनेस जैसे बेकरी टाइप छोटा सा बिजनेस हो गया तो उसमें कर नहीं लगता या लगाते नहीं है कुछ लोग, तो उसका भी जो प्रॉफिट है वो भी आप में आएगा। प्रत्यक्ष लाभ तो हो रहा है आपको बेचने के बाद आफ्टर टैक्स, अगर टैक्स नहीं लगा रहे उसके बाद में जो कर बच रहा है वो भी आपके लाभ में ही काउंट होगा, तो कर लाभ भी होगा आपका। ठीक, लिमिटेशंस क्या क्या है इसके, पहला लिमिटेशन जो असीमित दायित्व, ये लिमिटेशन में भी और विशेषता में भी दोनों में आएगा असीमित दायित्व। ठीक है, नेक्स्ट, आप बताओ इसके बाद क्या हो सकता है। पहला असीमित दायित्व होगा, सेकेंड वन हो सकता है कि सीमित स्रोत, आपके पास जो स्रोत होंगे वो सोर्सेस होंगे वो सीमित होंगे। सेकेंड वन लिमिटेशन होगी कि सोर्स आपके पास सीमित होंगे, और अगर आप उसको खुद चला रहे हो तो आपकी विशेषज्ञता यानी आपकी जो पावर होगी सोचने की उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो भी लिमिट में होगी। तो सीमित विशेषज्ञता, विशेषज्ञ जानते हो तो भी सेम किसी पर्टिकुलर के बारे में बहुत जाना कि वो भाई विशेषज्ञ है उस चीज का, है ना। नेक्स्ट हो सकता है विकास सीमित होगा, इसका सीमित विकास होगा। एकल स्वामित्व छोटा बिजनेस होता है, इसमें विकास सीमित होता है, बहुत ही सीमित लिमिट में होता है। उपयोग, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, एकल स्वामित्व का यूज कहाँ कहाँ होता है। पहला, खुदरा दुकान, खुदरा का मतलब समझते हो, फुटकर यानी सिंगल पीस। किसी प्रोडक्ट को जब आप मार्केट में बेचोगे तो 10-12 प्रोडक्ट एक साथ पैक होगा, लेकिन खुदरा दुकान जहाँ से वो प्रोडक्ट आपका सिंगल पीस में बिकता है, सिंगल, जैसे मार्कर अगर 10 पीस का पैक आता है तो ये सिंगल जहाँ से बिकेगा दैट इज कॉल्ड खुदरा दुकान है। ये एकल स्वामित्व की जो शॉप होती है वो कैसे होती है, खुदरा दुकान जैसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, सेवा प्रदाताओं,
ठीक है। छोटे पैमाने के उद्यम मतलब इनका जो स्केल होता है वो कम होता है। एकल स्वामित्व में इसका जो स्केल होता है, जो साइज होता है मार्केट में जाने का, वो ज़्यादा नहीं होता, बहुत छोटा होता है। जैसे सपोज अगर आपके पास कोई आसपास जो सिंगल मार्केट है, कोई नया छोटा सा बिजनेस डालना चाहे, सपोज दीपावली आने वाली है, नेक्स्ट मंथ में आपकी दीपावली है, कोई मोमबत्ती का पैक्स अगर फैक्ट्री डालेगा तो वो सीमित के लिए डालेगा, ऐसा नहीं कि ग्लोबली उसका फैल जाएगा, नहीं, वो सीमित के लिए डालेगा क्योंकि उसका जो ओनरशिप होता है वो इंडिविजुअल होता है। ठीक, नेक्स्ट ये व्यक्तिगत व्यवसाय है, इसका उपयोग व्यक्तिगत व्यवसाय में भी होता है, छोटे पैमाने के उद्योग में होता है, सेवा प्रदाताओं को होता है, खुदरा दुकानों में इसका उपयोग होता है। तो ये इसके विशेषता, लाभ, सीमाएं और उपयोग है। अगर आप इतना ही, जैसे मैंने आपको इतना बताया, आपको इसके अलावा भी लिख सकते हो आप अपनी तरफ से जो इसमें विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम आपको ऐड करेंगे। नेक्स्ट यहां से एकल हटा के, यहां से हमने एकल हटाया, ठीक, हमारी विशेषता, लाभ, सीमाएं, उपयोग, सेम चीज एग्जाम में आपके पूछेगा तो वो पार्टनरशिप वाले में भी पूछेगा। ठीक, तो यहां पे लिख देंगे हम साझेदारी। राइटिंग माइंड मत कीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग और थोड़ी सी इंग्लिश लैग है हमारी, खराब है, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे सुधारने की। ठीक, तो साझेदारी स्वामित्व, इसकी विशेषता, लाभ, लिमिटेशन एंड यूजेस लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली विशेषता साझेदारी है तो साझा स्वामित्व होगा, सीधा सा साझा स्वामित्व होगा। नेक्स्ट होगा लाभ में भी साझेदारी, लाभ में साझेदारी। ठीक है, नेक्स्ट वन होगा हमारा प्रबंधन, मैनेजमेंट, इसका भी साझा होगा, साझा मैनेजमेंट, साझा प्रबंधन। ठीक है, नेक्स्ट साझेदारी का समझौता, साझेदारी का समझौता, साझा स्वामित्व होगा। लाभ, प्रॉफिट भी आपको पता, पार्टनरशिप में है, किसी भी व्यवसाय को आप चलाओगे तो उसमें साझेदारी से जो भी पैसा प्रॉफिट होगा वो आधा आधा ही होना है। नेक्स्ट प्रबंधन, इसका भी साझे में करेंगे आप, कोई भी जैसे प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट का पैकेजिंग, इन सारी चीज़ों को चेंज करने जाएंगे तो आप दो या दो से लोग अधिक जितने भी लोग होंगे आप सब मिलके उस पर डिस्कस करोगे। साझा प्रबंधन, साझेदारी का समझौता, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। जब भी आप किसी भी के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो साझेदारी का जो समझौता होता है वो पहले होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लाभ में। ये पहला हम लिखेंगे गठन में आसानी होती, इसमें भी गठन में आसानी होती, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। सेम एकल स्वामित्व की तरह भी इसका प्रॉफिट है, सॉरी लाभ है इसका। संयुक्त विशेषज्ञ होते हैं, विशेषज्ञता। ठीक है, संयुक्त विशेषज्ञता होता है, इसमें भी कर का लाभ होता है। ये भी ज़्यादा लार्ज स्केल का बिजनेस नहीं होता, नॉर्मली होता है, तो इसमें भी आप जो टैक्स है उसको दे या दे कोई पैसा नहीं है, लेकिन उसका भी आप प्रॉफिट ले सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस होता है। और ये बेहद ही लचीला बिजनेस होता है, इस बिजनेस में बहुत ही लचीलापन होता है, मतलब बहुत स्मूथली आप इसको रन करा सकते हो, सिंपल सी बात। अब लिमिटेशन में क्या होता है, असीमित दायित्व। सबसे पहला आप पार्टनरशिप में हो, इसका मतलब ये नहीं कि दायित्व कम होगा, उसमें भी दायित्व बहुत बड़ा हो सकता है। जैसे दो लोग हो आपको, तो एक को सौंप दिया कि भाई आप मैन्युफैक्चरिंग बाकी सारी चीज़ें देखो, एक लोग को आपने बता दिया कि भाई
आप मार्केट का देखो, उसका पैकेजिंग, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन, सारा चीज़ देखो आप, डिस्ट्रीब्यूशन इसका, रिटेलर के पास तक जाना, सारी चीज़ आप देख रहे हो। उसमें भी दायित्व का कोई लिमिट नहीं होती कि कितने दायित्व हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, हाँ ये ज़रूर है, आ सकती है, संघर्ष की संभावना। सपोज आपका बिजनेस चला नहीं, और अगर जब बिजनेस नहीं चलेगा तो उसमें आपको स्ट्रगल करना होगा, अपने बिजनेस के लिए सफर करेंगे आप, तो संघर्ष की संभावना हो सकती है लिमिटेशन में। ये आप पहले वाले में भी लिख सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। ठीक है, पूंजी इसमें सीमित हो सकती है, सीमित पूंजी, जो लाभ आएगा वो भी सीमित ही होगा, इसका भी लाइफ टाइम भी सीमित होगा, सीमित जीवन। कुछ चीजें इसमें है, ये आप उसमें इंडिविजुअल में और पार्टनरशिप वाला मैक्सिमम सेम ही है, ज़्यादा थोड़ा फेर बदल नहीं है। ठीक, ये भी छोटा व्यवसाय होता है, उसके बाद स्टार्टअप्स व्यवसाय होता है, पारिवारिक व्यवसाय होता है जिसको फैमिली बिजनेस कहते हैं, लिख लेते हैं। छोटा व्यवसाय, छोटा व्यवसाय पहला। सेकेंड, फैमिली बिजनेस हो सकता है, फैमिली बिजनेस, इसका यूज छोटे व्यवसाय फैमिली बिजनेस में भी आप कर सकते हो, मतलब साझेदारी स्वामित्व, छोटे व्यवसाय फैमिली बिजनेस। नेक्स्ट, ये छोटा सा स्टार्टअप भी हो सकता है, स्टार्टअप व्यवसाय, स्टार्टअप व्यवसाय मतलब किसी भी बड़े व्यवसाय को शुरू करने से पहले आप छोटा सा एक स्टेबलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे उसका यूज कर सकते हैं। साझेदारी स्वामित्व का यूज आप किसी बड़े स्टार्टअप को बनाने के लिए सबसे पहले आप पार्टनरशिप में छोटा सा एक स्टार्टअप कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गए इसके विशेषता, लाभ, सीमाएं, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर है तो हम आप आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी संयुक्त पूंजी कंपनी। अभी हमने थोड़ी देर पहले निजी उपक्रम के अंतर्गत जो उसके टाइप्स में पढ़े थे, निजी उपक्रम के पहला इंडिविजुअल ओनरशिप, साझेदारी, उसके बाद जो उसमें तीसरा था वो था संयुक्त पूंजी कंपनी, जिसको बोलने में हमारी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी, जो इंग्लिश नहीं आ रहा था। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी ये बेसिकली होती क्या है, चलिए समझते हैं। ये एक ऐसा व्यवसाय संगठन होता है, ये एक व्यवसायिक संगठन होता है जिसमें कई लोग मिलके पैसे इकट्ठा करके एक व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी संयुक्त, ज्वाइन होना। तो दो या दो से अधिक कई लोग मिलकर पैसे इकट्ठा करके किसी व्यवसाय को स्टार्ट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त पूंजी कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, इसमें भारी मात्रा मतलब बहुत ज्यादा पूंजी इकट्ठा करना बहुत आसान होता है। इसमें जो मालिकाना हक होता है, ओनरशिप, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास सीमित नहीं होता। कंपनी की जो स्टेबिलिटी है, स्थिरता होती है, मालिक के ऊपर निर्भर नहीं करती। ठीक है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे बढ़िया इसमें पूंजी इकट्ठा करने का जो वो होता है तरीका, वो होता है शेयर, कंपनी के शेयर्स के द्वारा। इसमें क्या करते हैं कि कंपनी के शेयर्स को बेचते हैं, तो शेयर धारक यानी शेयर होल्डर उनको खरीदते हैं, और जितना खरीदते हैं वो भी उसमें माल उतने ही, मतलब जितना उन्होंने शेयर खरीदा है उतने निवेश की जिम्मेदारी खाली उनकी होती है, उसके अलावा नहीं होती है। ठीक, पहला पॉइंट, यह एक व्यवसायिक संगठन है जो कई लोगों के द्वारा मिलकर चलाया जाता है। सेकंड, इसमें
कंपनी की जो स्टेबिलिटी होती है, कंपनी की स्थिरता, वो मालिक के ऊपर यानी ओनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करती। थर्ड वन इसमें पूंजी इकट्ठा करना यानी फंड्स इकट्ठा करना बहुत ही आसान होता है। फोर्थ पॉइंट इसमें हम लिखेंगे और सारे चीज़ आप पॉइंट करके लिखना। एग्जाम में जैसे कुछ लोग होते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे संयुक्त पूंजी कंपनी फलाना ढिमकाना, उसके बाद लिख दिए, फिर उसके बाद उसी में जोड़ते चले गए, मतलब पैराग्राफ वाइज भी नहीं लिख पाते वो। आप ऐसे लिखिएगा, ऐसे पॉइंट डाल के कि दो या दो से अधिक संयुक्त पूंजी कंपनी वह ऐसा व्यवसाय या संगठन है जो दो या दो से अधिक लोग के द्वारा मिलकर चलाया जाता है। फिर पॉइंट डालना, उसमें लिखना, इसमें पूंजी इकट्ठा करना बहुत ही आसान होता है। फिर पॉइंट डालिए आप, उसके बाद लिखिए कंपनी की स्थिरता मालिक यानी ओनर के ऊपर निर्भर नहीं करती। ठीक, फिर पॉइंट डालिए आप, लिखिए कि शेयर धारकों यानी शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारी खाली उनके निवेश तक की होती है। जितना वो निवेश करते हैं कंपनी में मालिक, उतना उनका ओनरशिप होता है, वो भी उस कंपनी के लिए मालिक हो जाते हैं, उतने ही खाली जितना उन्होंने निवेश किया है। चौथा पॉइंट आपका। फिर पांचवा पॉइंट जो आप लिखेंगे ऐसे पॉइंट करके लिखिएगा जिससे एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो, पढ़ने में आसानी हो, और वो आपको नंबर भी बड़ी आसानी से देगा, बहुत अच्छे नंबर देगा, है ना। और जैसे किसी की राइटिंग खराब, सपोज मेरी तो बहुत बुरी राइटिंग है, तो ऐसे लिखने से क्या होगा, एक एक पॉइंट लिखा रहेगा, पॉइंट वाइज लिखा रहेगा, तो उसको पढ़ने में आसानी होगी। अगर राइटिंग खराब है फिर भी वो पढ़ेगा और उस पर नंबर देगा। ठीक, हमारा पांचवा पॉइंट क्या आता है इसके अंदर का, जो इसका प्रॉफिट होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो जो शेयर होल्डर होते हैं उनमें विभाजित होता है। मतलब किसी कई लोगों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया। ठीक, स्टार्ट कैसे करेंगे, वो इसके शेयर्स बेच के उन्होंने शेयर धारकों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, इस कंपनी को स्टार्ट किया। अब जिन जिन लोगों ने इस पे पैसा लगाया है उनका भी इस पे मालिकाना हक बनता है ना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति ओनर नहीं होता, बहुत सारे जितने भी लोग शेयर डालते हैं वो सारे होते हैं। सपोज ये है, किसी ने शेयर डाला इतना, तो ये उस कंपनी का इतने भाग का मालिक वो होगा, किसी ने इतना डाला तो वो होगा। ऐसे ही करके सब डालते हैं और ये पूरा एक सर्कल जैसा बन जाता है, दैट इज कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, यानी सार्वजनिक कंपनी या लोक प्रबंधन कंपनी। ठीक, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी ये होता क्या है, पब्लिक मतलब सार्वजनिक। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी वह व्यावसायिक इकाई है जिसे में पूंजी जुटाने के लिए सार्वजनिक रूप से पैसा इकट्ठा किया जाता है, पूंजी इकट्ठा की जाती है। मतलब बहुत सारे, जैसे जॉइंट कंपनी थी, सेम उसी तरह इसमें भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये तो आपको समझ, पब्लिक लिमिटेड कंपनी माने सार्वजनिक। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक ऐसी इकाई है जिसको चलाने के लिए पूंजी सार्वजनिक रूप से इकट्ठा की जाती है, यानी एकत्रित की जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट, और आप पॉइंट करके ही लिखना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हमारा है, इसका यूज बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो पैसा फंड्स इकट्ठा करने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसी का ही यूज करती हैं, ऐसे ही यूज करती हैं। मतलब बड़ी कंपनियों के लिए पूंजी इकट्ठा करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया माध्यम है। सेकेंड पॉइंट आप ऐसा लिखेंगे कि ये बड़ी कंपनियों के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए बहुत ही बढ़िया माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में कंपनी का जो अस्तित्व था वो शेयर होल्डर्स पर निर्भर करता था, क्योंकि शेयर होल्डर क्या करते थे, जॉइंट स्टॉक में जितना शेयर डालते थे उतने के वो मालिक हो जाते। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये थोड़ा सा चेंजिंग, जैसे जॉइंट स्टॉक में कई सारे लोग मिलके पैसा डाल के चलाते थे ना, एक निदेशक और मंडल के प्रबंधन वाला जॉइंट को चलाते थे। इसमें क्या है, थर्ड पॉइंट इसका जो हम लिखेंगे,
कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का अस्तित्व शेयर होल्डरों पर निर्भर नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि वो शेयर डालेंगे तभी ये कंपनी चलेगी, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा हो गया कि कंपनी का अस्तित्व शेयर होल्डरों पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ठीक, जो कि पंजीकरण कंपनी के अधिनियम के तहत बहुत ज़रूरी है। मतलब जरूरी एक नियम है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कि आप शेयर होल्डर इस कंपनी के मालिक नहीं हो सकते हैं। ये पंजीकरण अधिनियम के तहत एक रूल है। ठीक है, आगे अब पढ़ेंगे इसके बारे में, रूल के भी बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। ठीक है, और कंपनी का जो शेयर होता है किसी ने भी खरीदा हो, लेकिन उसके अलावा भी जो शेयर होता है वो स्वतंत्र रूप से हम खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, इसमें हम बाध्य नहीं है। लेकिन जॉइंट स्टॉक कंपनी में ऐसा नहीं था। जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप शेयर खरीदते थे कंपनी का, आप अपना मालिकाना हक होते थे, कंपनी उस शेयर को बेचती थी, प्रॉफिट होता था तो वो प्रॉफिट आपको प्रोवाइड किया जाता था, आपको मिलता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हम कंपनी का जो शेयर खरीद रहे हैं उसको हम स्वयं बेच सकते हैं। ठीक, चौथा पॉइंट आपका ये हो गया। ठीक है, और इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम कम से कम 7 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। 7 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। कम से कम इस कंपनी के चलाने के लिए 7 लोग चाहिए, 7। और ठीक है, पांचवा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, और छठे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कम से कम 7 है तो अधिक से अधिक की कोई सीमा नहीं, मतलब नो लिमिट, कितने भी लोग हो सकते हैं, 10, 20, 100, 1000, कोई लिमिट नहीं है पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। ठीक, नेक्स्ट हमारी जो कंपनी आती है वो होती है गवर्नमेंट कंपनी, यानी सरकारी कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी तो आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट हमारा जो है वो है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। तो हमने जो ओनरशिप के टाइप्स लिखे थे उसमें निजी उपक्रम के अंतर्गत पहले लिखा था इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, नेक्स्ट हमारा ज्वाइंट, उसके बाद हमारा इसके पहले था पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हमारा लास्ट वन जो था वो था सरकारी क्षेत्र उपक्रम, यानी गवर्नमेंट कंपनीज। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनीज होती क्या है, ये बहुत ध्यान से सुनो। जैसे सबको लगता है कि गवर्नमेंट कंपनी है कि मतलब केंद्र सरकार द्वारा ये कंपनी चलाई जाती है, उसके अलावा उसमें किसी का हाथ नहीं, लेकिन गलत। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम के अनुसार, कंपनी अधिनियम से नियम के अनुसार सरकारी कंपनी, ठीक है, सरकारी कंपनियां, कंपनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनी से तात्पर्य हमारा ये है कि किसी भी कंपनी का 51%, कितना, 51% जो हिस्सा है, या तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट, इन दोनों में से किसी एक के पास अगर किसी कंपनी का 51% हिस्सा है, यानी 51% हिस्सा है, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत आती है। आई बात समझ में? जैसे 100 यानी 50 50 नहीं, 51 प्लस 49 प्लस 49 होना चाहिए। ये गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए या प्राइवेट में,
तो ऐसी कंपनियां गवर्नमेंट कंपनी के अंतर्गत आती हैं। सबको लगता है कि बस ये गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, इसमें कूद जाते हैं, उसमें कूद जाते हैं। नहीं, पहले समझो सही गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है। आप जितने भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले, आप उसमें से पूछोगे कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, तो उनको पता ही नहीं होगा कि होता क्या है गवर्नमेंट कंपनी। तो आपको क्लियर होगा, लेकिन आपको ये हमेशा क्लियर रहेगा, कंपनी अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनियां वह होती हैं जिस कंपनी का 51% हिस्सा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो या स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी केंद्र सरकार के पास या तो राज्य सरकार के पास, वो कंपनियां हमारी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती हैं। स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर लिखने में जो थोड़ी समझ में नहीं आ रही, तो हम मैं बोल रहा हूँ, आप उससे भी कंफर्म कर सकते हो, ठीक है। स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है आपके, और आप लोग इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी होता क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ। किसी राज्य की औद्योगिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि क्षेत्र का औद्योगिक विकास करना, निवेश को आकर्षित करना, निवेश यानी इन्वेस्टर का ध्यान आकर्षित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना और आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना, ठीक है, क्लियर। स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो पर्पस है, मेन पर्पस क्या है, औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना, फर्स्ट। सेकंड, इन्वेस्टर को आकर्षित करना। थर्ड वन इज रोजगार सृजित करना। फोर्थ वन इज अपने स्टेट का आर्थिक विकास करना, ठीक है, क्लियर। एक बार फिर से, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो पर्पस है, उद्देश्य, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है, क्षेत्र का विकास, औद्योगिक विकास करना, क्षेत्र का औद्योगिक विकास करना, निवेश आकर्षित करना, रोजगार के अवसर पैदा करना यानी सृजित करना, ठीक है, और अपने स्टेट का आर्थिक विकास करना, अपने स्टेट को आर्थिक रूप से स्ट्रांग बनाना, ठीक, ये है, ये पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ठीक। अब नॉर्मल लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ कहानी नहीं लिखनी है, नॉर्मल सा लिखो जो एग्जामिनर की समझ में आए और आपके भी समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख के चले और ना आपकी समझ में आए ना एग्जामिनर की समझ में आएगा। अगर एग्जामिनर की समझ में नहीं आएगा तो आपको पता ही क्या होगा, फिर मार्कशीट आपकी समझ में नहीं आएगी, है ना। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ठीक है। स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, चलिए अब ये देखते हैं। हमें ये पता होगा कि स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी होती क्या है ना। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, अब वो हम जानेंगे, ठीक है। पहला चीज, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी में जो आर्थिक विकास होता है वो कृषि एवं उद्योग के लिए होता है, छोटे उद्योग के लिए है, ठीक। स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की पहली विशेषता ये होती है कि ये छोटे व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देते हैं, जैसे कृषि हो गया और छोटे उद्योग हो गए आपके, ठीक, पहली विशेषता। सेकंड वन इज जो हमारा शासन प्रशासन होता है, जब ये पॉलिसी लागू होती है तो उसके जो व्यवहार होता है उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। आप ऐसा लिख सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, वरना समझ में आना चाहिए, क्योंकि हिंदी जो है इंग्लिश से बहुत टफ है, बहुत टफ वर्ड है, और सबसे टफ है थियोरेटिकल सब्जेक्ट। आप उसको एक बार रट्टा मार के तो चले जाओगे एग्जाम में, रट्टा मार के लिखे, लेकिन हो सकता है कि आप एग्जाम देने के 2 दिन बाद भूल जाओ,
100% थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में यही होता है, आप इसको खाली समझो। स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता है, अभी आपने हाल ही में ट्रेनिंग की होगी, उसमें बताया गया होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें से मैच करेंगे। पहली चीज़, ये आर्थिक रूप से छोटे उद्योग और कृषि उद्योगों का विकास करने के लिए प्रोत्साहन देती है, पहला पॉइंट। सेकेंड में आप लिख सकते हैं शासन प्रशासन, जो भी है हमारे शासन प्रशासन, उनके व्यवहार में परिवर्तन होता है, ठीक। सेकंड, थर्ड वन इज, अब स्टार्ट होता है वो आप, ये सारा आपके लिए है, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आप लोगों के लिए है, जो स्टेट गवर्नमेंट लेके आई थी, अभी तक है, सॉरी आई है, बहुत पहले आई थी, हम आपको बता रहे हैं अभी, ठीक। थर्ड पॉइंट है इसमें कि श्रमिकों को उचित वेतन मिलना चाहिए, ठीक। फोर्थ पॉइंट, साप्ताहिक अवकाश, जैसे आपके कॉलेज में हर संडे को छुट्टी होती है, वैसे ही कंपनी में भी साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए, ठीक। ड्रेस कोड होना चाहिए आपका, ठीक है। बीमा पॉलिसी आदि की सुविधा होनी चाहिए, आपकी बीमा की सुविधा होनी चाहिए। सपोज आप किसी कंपनी में काम करो, इन केस ऐसा होना नहीं चाहिए, वैसे इन केस अगर काम करते वक्त जैसे मशीन में आपका हाथ चला गया, कुछ चला गया, आपकी डेथ हो गई, तो आपका बीमा होना चाहिए उसमें, उसकी भी सुविधा हो, ताकि आपके परिवार को एक फंड, रिलीफ फंड मिल सके, ताकि वो आगे जीवन यापन अपना कर सके, ठीक है। बीमा पॉलिसी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, उद्योग में साफ सफाई होनी चाहिए, और आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे एज अ लेबर आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपकी पदोन्नति भी होनी चाहिए, यानी प्रमोशन भी होना चाहिए, ठीक है, प्रमोशन होना चाहिए, ठीक। ड्रेस कोड एक होना चाहिए, साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए, उसके आपका वेतन मिलना चाहिए, उचित वेतन, आपको पदोन्नति होना चाहिए, उद्योगों के अंदर कंपनी के अंदर साफ सफाई होनी चाहिए, बीमा पॉलिसी की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, शासन प्रशासन का व्यवहार, ठीक, शासन प्रशासन के व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, ठीक। ये सारी चीजें स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की विशेषता के अंतर्गत आती है। इसकी विशेषता में क्या क्या होता है, ठीक, क्लियर है। पहला, स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होती है, इसकी विशेषताएं आपको पता हो गई कि भाई ये छोटे उद्योगों जैसे कृषि और छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन होता है। उसके बाद श्रमिकों को उचित वेतन मिलना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, ड्रेस कोड होना चाहिए, साप्ताहिक अवकाश होना चाहिए, ठीक। बीमा पॉलिसी की सुविधा होनी चाहिए, अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है कंपनी में, तो उसके लिए रिलीफ फंड मिलना चाहिए, उसको एक अमाउंट मिलना चाहिए उसके फैमिली वालों को, ठीक है। ये सारी इसकी विशेषता के अंतर्गत आती है, क्लियर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीवीआई। टीवीआई यानी टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर। थोड़ी सी लिखने में प्रॉब्लम हुआ है, इंग्लिश हुआ, मैंने आपको पहले ही बताया था। चलिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ। प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर, ठीक है। टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर, ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीवीआई। और एक चीज और, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आप 2023 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2024 का, इनफैक्ट 18-19 का भी, उसमें भी ये पूछा गया है, ठीक। अब बात करते हैं कि ये होता क्या है। पहली चीज, टीवीआई उन संगठनों को संदर्भित करता है जो नए उद्यमियों को नया स्टार्टअप खड़ा करने में मदद करते हैं, ठीक है। टीवीआई उस संस्थान को संदर्भित करता है जो नए उद्यमियों के स्टार्टअप को बढ़ाने, प्रोत्साहन देने
या उसको बनाने के लिए तकनीकी रूप से प्रोत्साहन देते हैं या सहायता प्रदान करते हैं, दैट इज कॉल्ड टीबीआई। ठीक है, क्लियर है? इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? इनका जो मेन उद्देश्य होता है वो जो नए नए उद्यमी आते हैं उनको तकनीकी रूप से मदद करना। ठीक है, और उनके जो विचार होते हैं, सपोज कोई भी नया उद्यमी आता है तो पहले उसके माइंड में खाली एक थॉट होता है, एक विचार होता है कि मुझे ये बिजनेस बनाना है। तो टीबीआई उन नए उद्यमियों के विचारों को व्यवसाय में बदलने में तकनीकी रूप से मदद करता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे हम? टीबीआई उस संस्थान को संदर्भित करता है जो नए उद्यमियों को आगे बढ़ाने में तकनीकी रूप से संदर्भित करता है, प्रोत्साहन देता है, सॉरी, है ना। ठीक, सेकेंड वन, इनका जो मेन उद्देश्य है जो टेक्नोलॉजिकल यानी तकनीकी रूप से नए उद्यमी के जो विचार होते हैं उनको व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट करना, बदलना। ठीक, या नवाचार और तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहन देते हैं। समझ में आया? चलो मैं बताता हूँ। जो नए उद्यमी होते हैं, जो उनके नए विचार होते हैं, यानी नए नए तरह के लोग आते हैं अपने नए नए विचार लेके उसको एक व्यवसाय के रूप में कन्वर्ट करने के लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं? नवाचार और अनुसंधान को। ठीक है, अनुसंधान को प्रोत्साहन देते हैं, बढ़ावा देते हैं ताकि वो और आगे बढ़े। टीबीआई का मेन काम ये होता है। और इसके साथ साथ इनका काम होता है नए स्टार्टअप को मार्गदर्शन प्रदान करना और परामर्श देते हैं, सजेशन देना। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, केवीआईबी। ठीक है, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके एग्जाम में हमेशा ये भी पूछा जाता है, इसको भी आप लोग बहुत ध्यान से गौर से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले केवीआईबी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? के का मतलब होता है खादी। खादी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। एंड बी इक्वल टू विलेज, खादी एंड विलेज। आईबी इंडस्ट्रियल, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड। केवीआई का फुल फॉर्म होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड। ये आपके शायद वाइवा में भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, केवीआईबी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थान या बोर्ड, जो भी कह सकते हैं आप। खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। अब आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या ये सिर्फ खादी कपड़े बनाता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। केवीआईबी भारत सरकार की एक वैधानिक संस्था है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने खादी और छोटे केवीआईबी भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्था है जो खादी और ग्रामीण क्षेत्र की पारंपरिक उद्योगों को बढ़ावा देती है या प्रोत्साहन देती है। जो पारंपरिक उद्योग होते हैं हमारे, जैसे स्वेटर बुनना। ठीक है, स्वेटर बुनना। उसके बाद कोई जैसे गांव में पहले पुराने टाइप के एक टोकरी जैसा बनाया जाता था। हस्तशिल्प, हाथ की कारीगरी, मिट्टी के बर्तन, मतलब जो हमारे परंपरागत हैं जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं, उन सारे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देती है कौन? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसकी जो स्थापना है, केवीआईबी की स्थापना 1965 में 1956 में खादी और ग्रामोद्योग
अधिनियम आयोग के तहत इसकी स्थापना कब की गई थी? 1956 में। केवीआईबी की स्थापना आयोग के तहत 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये 1956 में सामने आई थी, ठीक है। ये बोर्ड 1956 में सामने आया था। इसका मेन काम क्या होता है? ये एक भारत की वैधानिक संस्थान होती है जो खादी और गांव की पारंपरिक मतलब जनरेशन दर जनरेशन, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी पुरानी उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने का काम करती है। जैसे मिट्टी की सुराही बनाना, ऐसे मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं जैसे कुम्हार वगैरह, उन सबको ये बढ़ावा देने का काम करती है, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या करती है? रोजगार के अवसर प्रदान करती है। जब ये परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देगी, खादी की वस्तुओं को बढ़ावा देगी, तो उससे हमें रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, है ना, ठीक। उसके साथ ये रोजगार के अवसर प्रदान करती है, ठीक। और परंपरागत जो हमारी उद्योग है, छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको बढ़ावा देती है, ठीक। ग्रामीण संसाधन, जो गांव द्वारा, ग्रामीणों द्वारा जो सोर्सेस का यूज किया जाता है उसको भी ये बढ़ावा देती है। ग्रामीणों द्वारा जो सोर्स का यूज किया जाता है उसको, जैसे गांव में जैसे पानी पीने के लिए गर्मी के मौसम में मटके का यूज किया जाता है, मटके का यूज, ठीक है, गांव क्षेत्र में। ये इसको भी बढ़ावा देती है ताकि ये चीजें बिके बाहर। ये परंपरागत बिजनेस के उद्योग के अंतर्गत आते हैं हमारे, इसको भी बढ़ावा देती है। ये ग्रामीण लेवल पे, विलेज लेवल पे जो भी सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं, ये उनको भी बढ़ावा देती है, ठीक है। ये ग्रामीण विलेज लेवल पे जो भी प्रोडक्ट होते हैं जिनका हम उत्पादन करते हैं, जो हमारे परंपरागत बिजनेस है, जनरेशन फैमिली बिजनेस है, जो पुराने छोटे छोटे हैं, उनकी जो प्रोडक्ट होती है उसमें भी, उसकी क्षमता में भी सुधार करती है। प्रोडक्ट ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहन करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। केवीआईबी होता क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड, ठीक है। ये भारत सरकार की एक संवैधानिक संस्थान है जिसकी स्थापना आयोग अधिनियम के तहत 1956 में की गई थी, ठीक है। इसका मुख्य काम क्या होता है? खादी और विलेज लेवल पर, यानी ग्रामीण उद्योग को, ग्रामीण के जो पारंपरिक उद्योग होते हैं उनको बढ़ावा देना, ठीक। उसके साथ साथ रोजगार के अवसर सृजित करना। तो ग्रामीण लेवल पे जो प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक, ग्रामीण लेवल पे जो हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उनको प्रोत्साहन देना, मार्केट में आगे बढ़ाने का काम करती है, ठीक। और उनकी प्रोडक्शन में सुधार करती है, उनकी क्वालिटी में सुधार करने का काम करती है, ठीक है। और हमारे विलेज लेवल पे जो भी हमारे पास सोर्सेज हैं, संसाधन होते हैं, उनको भी ये बढ़ावा देने का काम करती है, ठीक है। तो ये हमारा आईएमडी का पहला चैप्टर एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता, ये खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।